हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दो लेक्चर्स में हमने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में पढ़ा था। संकुलमितीय अनुमापन और संकुलमितीय अनुमापनों के प्रकार अपन ने देखे थे। आज अपन उसके आगे मूव करेंगे और थ्योरी ऑफ मेटलोक्रोम इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। थ्योरी ऑफ मेटलोक्रोम इंडिकेटर्स यानी कि मेटलोक्रोम सूचकों का सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में अपन डिटेल से यहाँ स्टडी करेंगे। और जैसे हमने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में जब अपन पढ़ रहे थे तो कुछ एग्जांपल्स अपन ने वहां देखे थे, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का डिटेक्शन या फिर आयरन का डिटेक्शन या अन्य कोई भी मेटल, चाहे जिंक ले लो, चाहे निकल ले लो, है ना, चाहे कॉपर ले लो, कोई भी मेटल अपन यूज में ले रहे हो तो उनका एंड पॉइंट का पता लगाने के लिए, है ना, कि अब ये रिएक्शन हाँ कंप्लीट हो गई टाइट्रेशन के दौरान, उसके एंड पॉइंट का पता लगाने के लिए अपन उसमें इंडिकेटर यूज में ले रहे थे। ये हमें पता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वहां पे। तो कुछ जैसे दो इंडिकेटर मैं आपको अगर बताऊं, जैसे अपन ने काम में लिया था, एक तो ईबीटी अपन ने वहां पे यूज में लिया था, जैसे आप अगर आपको याद है, और दूसरा अपन ने लिया था म्यूरेक्साइड। म्यूरेक्साइड इंडिकेटर अपन ने यूज में लिया था, किस लिए लिया था? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को निकालने के लिए ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए अपनी इंडिकेटर यूज में लिया था, हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए ना, जल की कठोरता का पता लगाने के लिए ये दो इंडिकेटर अपन यूज में लिए। ठीक है, अब इन इंडिकेटर्स का काम क्या था कि ये कलर चेंज के माध्यम से अपने को ये बताते थे कि हाँ अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है और इसका एंड पॉइंट आ गया है। ठीक है, ये अपन ने इंडिकेटर्स के बारे में ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो पर्पस है इंडिकेटर, ये जो थ्योरी ऑफ मेटलोक्रोम इंडिकेटर्स को पढ़ना, ये है कि ये जो मेटलोक्रोम इंडिकेटर्स है ये किस तरह से कार्य करते हैं ना। चार चीजें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि मेटलोक्रोम जो इंडिकेटर्स है वो क्या है। ठीक है, ये जो इंडिकेटर्स है ये क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं। ये जो इंडिकेटर्स है ये किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से कलर का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से एंड पॉइंट पे कलर चेंज होता है, इसके बारे में। दूसरा ये कि इन इंडिकेटर्स को यूज करने के लिए सुटेबल कंडीशंस क्या है, क्या हम इन इंडिकेटर्स को हर परिस्थितियों में यूज में ले सकते हैं क्या? तो हम कहेंगे नहीं, है ना, हर परिस्थिति में हम इन इंडिकेटर्स को यूज में नहीं ले सकते। इनके लिए कुछ सुटेबल कंडीशंस होती है ना, कुछ परिस्थितियां होती है, जैसे पीएच की कंडीशन की अगर मैं बात करूं, इनके लिए सुटेबल पीएच क्या है, किस पीएच रेंज में ये इंडिकेटर वर्क करेंगे, उसके बारे में अपन ये देखेंगे। ठीक है, और चौथा जो पॉइंट है वो देखेंगे हम कि एंड पॉइंट पे कलर किस तरह से चेंज हो रहा है ना, एंड पॉइंट पे कलर किस तरह से चेंज हो रहा है, कलर चेंज के बारे में अपन देखेंगे। तो ये मोटा मोटी चार पॉइंट है कि इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स कैसे काम करेंगे और इनके लिए सुटेबल पीएच क्या होगी और एंड पॉइंट पे कलर क्या चेंज होता है इनका, इनके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे, है ना। ठीक है, तो धातु आयन जो सूचक है या जो मेटलोक्रोम जो सूचक है, ये कार्बनिक डाई होते हैं, है ना। जब अब मैं बात करूं कि ये क्या होते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो इंडिकेटर्स है ये कार्बनिक डाई होते हैं, है ना, ऑर्गेनिक डाइस। और डाइस के बारे में अपन सब जानते हैं, है ना, कि डाइस क्या होते हैं, कलर कंपाउंड होते हैं डाइस। ठीक है, ये जो इंडिकेटर्स है ये संकुलमितीय अनुमापन में अंतिम बिंदु का पता लगाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। सही बात है, ये बात अपन अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे एसिड बेस इंडिकेटर हो या फिर मेटल आयन इंडिकेटर हो, इन सब इंडिकेटर्स को अपन सिर्फ एंड पॉइंट का पता लगाने के लिए हम इनको यूज में लेते हैं। रिएक्शन में इनका कोई मतलब नहीं है ना। इनके होने से या नहीं होने से रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन तो होगी। जो ब्यूरेट में लेंगे और जो कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे उसमें रिएक्शन तो होगी, लेकिन रिएक्शन कब कंप्लीट हो गई ये पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए अपन इंडिकेटर वहां पे यूज में लेते हैं। समझ में आया? अब आगे देखते हैं हम। देखो, ये जो इंडिकेटर्स है, इन इंडिकेटर्स को जब अपन कॉनिकल फ्लास्क में या सॉल्यूशन में जब अपन ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद क्या रिएक्शन होती है, ठीक है, और जब अपन टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन के दौरान क्या रिएक्शन होती है, इसके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो फिर अपने को पता चलेगा कि ये जो इंडिकेटर है ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है और इस कॉनिकल फ्लास्क में मैंने सॉल्यूशन ले रखा है।
ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन ले रखा है, मैंने ले रखा है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मेटल आयंस प्रेजेंट हो, इसमें मेटल आयंस प्रेजेंट हो। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन में मैंने इंडिकेटर ऐड कर दिया, इस सॉल्यूशन में मैंने इंडिकेटर ऐड कर दिया। जैसे ही मैं इस सॉल्यूशन में इंडिकेटर ऐड करूंगा तो मेटल आयंस और इंडिकेटर के बीच में एक रिएक्शन होगी। ठीक है, वो रिएक्शन किस प्रकार से होगी अपन यहाँ पे देखते हैं कि मान लो ये मेटल आयंस है और ये इंडिकेटर के मॉलिक्यूल है और इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। मेटल आयन और इंडिकेटर के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको अपन कहते हैं मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को अपन क्या कहेंगे, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, धातु सूचक संकुल, धातु सूचक संकुल। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को अपन कहते हैं मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, यानी कि मेटल आयंस और इंडिकेटर के बीच में एक संकुल का निर्माण होगा और इस संकुल को अपन ने कहा मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स या धातु सूचक संकुल। ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है, इस कॉम्प्लेक्स का कोई ना कोई कलर होगा, है ना, कोई ना कोई इसका कलर होगा। तो हम इस कॉम्प्लेक्स को कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स है ना, रंगीन संकुल का यहाँ पे निर्माण होता है, रंगीन संकुल का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अपन इसमें इंडिकेटर ऐड कर दिया, इंडिकेटर ऐड करने पे मेटल आयन के साथ इंडिकेटर ने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, उस कॉम्प्लेक्स का कोई ना कोई कलर होता है। ठीक है, तो यानी कि अब ये जो सॉल्यूशन इसमें है, इस सॉल्यूशन का भी कोई ना कोई कलर होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है वो कलरफुल है, तो सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का भी कोई ना कोई कलर होगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इंडिकेटर ऐड करने के बाद अपन इसको ब्यूरेट के नीचे रखेंगे और टाइट्रेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो ब्यूरेट है इसमें मैंने एक सॉल्यूशन फिल कर रखा है ना, वो सॉल्यूशन किसका है, सॉल्यूशन है ईडीटीए का, है ना, या कोई भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है जिसका सॉल्यूशन अपन ले रहे हैं। नॉर्मली अपन ईडीटीए यूज में लेते हैं। तो ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसको अगर मैं यहां पे रखूंगा, ठीक है, और इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या है, इसमें एक तो मेटल आयंस थे और साथ में मैंने क्या ऐड किया, इंडिकेटर, इसमें मैंने इंडिकेटर ऐड कर रखा है। ठीक है, और कुछ अगर बफर वगैरह अपन ऐड कर रहे हैं इसकी पीएच को बढ़ाने के लिए तो वो भी अपन ऐड कर सकते हैं ना। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, ईडीटीए जब इसके अंदर जाएगा, है ना, जब इस ब्यूरेट को जब मैं खोलूंगा इसके नोब को, तो ईडीटीए यहां से अंदर जाएगा। तो ये जो मेटल इंडिकेटर का जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो मेटल और इंडिकेटर का एक जो कॉम्प्लेक्स इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके साथ में ईडीटीए की रिएक्शन होगी। ठीक है, जैसे ही मैं इसमें ईडीटीए ऐड करूंगा तो इसमें मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है ना, तो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स के साथ में ईडीटीए की रिएक्शन होगी और वापस से यहाँ पे एक नया कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। ये जो ईडीटीए है इस इंडिकेटर को यहां से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल और ईडीटीए का एक नया कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा और जैसे जैसे ये ईडीटीए इस इंडिकेटर को मेटल आयन से यहां से रिप्लेस करेगा, वैसे वैसे ये इंडिकेटर यहाँ पे मुक्त होता जाएगा। समझ में आया, ये इंडिकेटर यहाँ पे मुक्त होता जाएगा। ठीक है, अब दो कंडीशन है अपने पास, एक तो एंड पॉइंट से पहले की और एक एंड पॉइंट के बाद की। ठीक है, एंड पॉइंट से पहले क्या है, एंड पॉइंट से पहले का मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई इसका मतलब है कि अभी भी मेटल और इंडिकेटर का जो कॉम्प्लेक्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, अभी भी मेटल और इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि इसका जो कलर होगा वही होगा जो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स का कलर था। ठीक है, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स का जो कलर था वही अभी भी इसका कलर है। मान लो ये जो कलर है, मान लो ये रेड है, तो एंड पॉइंट से पहले इसका जो कलर होगा वो रेड ही होगा। लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, सारे के सारे जो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स में। अब पूरा का पूरा जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री हो चुका है, मुक्त हो चुका है, रिलीज हो चुका है पूरा का पूरा इंडिकेटर। तो अब मुझे बताओ, क्या मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स का यहाँ कोई एग्जिस्टेंस है, क्या मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रहा, नहीं रहा। ठीक है, तो क्या रेड कलर रहेगा क्या, तो हम कहेंगे कि अब रेड कलर भी नहीं होगा क्योंकि मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स अब इसके अंदर है ही नहीं। समझ में आया, तो अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली यहां से खत्म हो गया।
रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो अब रिएक्शन कंप्लीट होने का अपने को संकेत कैसे मिलेगा, इंडिकेशन कैसे मिलेगा? इंडिकेशन मिलेगा हमें इस इंडिकेटर, फ्री इंडिकेटर की वजह से, क्योंकि ये जो फ्री इंडिकेटर अपन ने इसके अंदर जो रिलीज हुआ है, इसका भी तो कोई ना कोई कलर होगा, इसका भी तो कोई ना कोई कलर होगा, और ये कलर शो करेगा एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे इसका कलर शो हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने जो इंडिकेटर ऐड किया था, इस इंडिकेटर का जो कलर क्या था, ब्लू था, इस इंडिकेटर का कलर क्या था, ब्लू था। अब जब मैंने इसको मेटल के साथ में डाला तो मेटल इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स बना जिसका कलर क्या था, रेड था। अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो रेड कलर तो कंप्लीटली खत्म हो गया, लेकिन फ्री इंडिकेटर तो बच गया ना जो मैंने डाला था। अब उस इंडिकेटर का कलर जो भी होगा वो अपने को एंड पॉइंट पे शो हो जाएगा, ठीक है। जो मैं मान के चल रहा हूं कि ब्लू कलर है तो एंड पॉइंट पे ब्लू कलर यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस होती है ना, इंडिकेटर डालने के बाद और टाइट्रेशन के दौरान इस तरह की रिएक्शन इनमें होती है, ठीक है। अब मैं जैसे ये जो है धातु आयनों के साथ रंगीन संकुल बनाते हमने देख लिया, ठीक है। अनुमापन के दौरान क्या होता है, टाइट्रेशन के दौरान ईडीटीए जो है वो सूचक को प्रतिस्थापित कर देता है, हमने देखा है यहाँ पे। और धातु आयन के साथ एक स्थायी संकुल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्थायी संकुल का निर्माण करता है ना, स्टेबल कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन करता है जिससे रंग में परिवर्तन होता है और अंतिम बिंदु को सूचित करता है। स्टेबल कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है ना, स्टेबल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ये जो रिएक्शन है, देखो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में दो कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स ये और एक कॉम्प्लेक्स ये, दो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, दो संकुल है ना। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ईडीटीए रिप्लेस कर रहा है इंडिकेटर को और खुद मेटल के साथ में मेटल है ना ईडीटीए का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स टूट रहा है और ये बन रहा है, ठीक है। तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे ये मतलब हुआ कि ये जो मेटल इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स है ये वीक है, तभी तो ये टूट रहा है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये वीक है, दुर्बल संकुल था ये, इसलिए ये टूट गया है ना। और ये बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल है, स्टेबल है, ये स्थायी है, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये बन रहा है, समझ में आया? हाँ, अब मुझे बताओ कि इस रिएक्शन को कंप्लीटली होने के लिए है ना ईडीटीए इंडिकेटर को रिप्लेस कर दे, इसके लिए जरूरी था कि इस कॉम्प्लेक्स का स्थायी होना। अगर ये कॉम्प्लेक्स मान लो स्थायी नहीं होता तो क्या ईडीटीए इसको रिप्लेस कर पाता? हम कहेंगे नहीं, है ना। तो क्लियर एंड पॉइंट के लिए या कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए जरूरी है कि मेटल जो इंडिकेटर का जो कॉम्प्लेक्स है ना, मेटल इंडिकेटर का जो कॉम्प्लेक्स है वो मेटल ईडीटीए के कॉम्प्लेक्स से कम स्थायी होना चाहिए, ठीक है। मेटल इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स कम स्थायी होगा और मेटल ईडीटीए का जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है। तभी ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी और इंडिकेटर कंप्लीटली फ्री हो पाएगा, तभी एंड पॉइंट अपने को पता चलेगा। क्लियर एंड पॉइंट के लिए ये जरूरी है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, देखो जो मैंने 4 पॉइंट आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किए कि इंडिकेटर क्या है और कैसे काम करता है, उसमें अपन ये देख चुके हैं कि इंडिकेटर क्या होता है, ऑर्गेनिक डाइज होते हैं। दूसरा, ये किस तरह से वर्क करते हैं वो भी अपन ने जस्ट पढ़ लिया। अब तीसरा है कि इनके लिए सुटेबल कंडीशंस क्या है, और सुटेबल कंडीशंस में अपन बात करेंगे पीएच की, है ना। इनके लिए सुटेबल पीएच क्या है, कौन सी पीएच रेंज पे ये अच्छे से वर्क करते हैं, इसका अपन को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो मेटलोक्रोम जो इंडिकेटर होते हैं, मेटलोक्रोम सूचक पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी कि संवेदनशीलता का मतलब है कि पीएच इनको अफेक्ट करती है, सही बात है। और ये जो इंडिकेटर ये दो तरह से कार्य करते हैं। सबसे पहले ये मेटल आयन के साथ में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और दूसरा ये एसिड बेस इंडिकेटर की तरह भी कार्य करते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर की तरह कार्य करने से मेरा मतलब है कि ये कलर चेंज शो करते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में अपन ने 2-3 इंडिकेटर के बारे में अपन ने पहले पढ़ा था, जैसे ईबीटी है
है ना। ईबीटी के लिए अपन ने पीएच की रेंज क्या क्या बोला था वहां पे कि 9 से 11 इसकी पीएच रेंज होनी चाहिए तभी अच्छे से वर्क करेगा। म्यूरेक्साइड के लिए हमने क्या कहा कि इसकी भी पीएच रेंज 9 से 11 होनी चाहिए तभी अच्छे से वर्क करे, ठीक है। और इसी रेंज में ये कलर शो करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये इनके लिए एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच की रिक्वायरमेंट है अपने को, ये हर पीएच पे ये कलर चेंज क्यों नहीं करते? तो इसका रीजन अपन इनकी रिएक्शन से देखेंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, कैल्मेजाइड, एक एग्जांपल है मेरे पास कैल्मेजाइड, है ना। कैल्मेजाइड कहाँ यूज में आता है? कैल्शियम आयनों के डिटेक्शन में ये यूज में आता है, ठीक है। इस एग्जांपल को लेते हुए हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखो ये जो इंडिकेटर है कैल्मेजाइड, ठीक है, ये जो इंडिकेटर है ये H3IN है ना, इस फॉर्म में रहता है। आईएन क्या है? यहाँ पे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है जिसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, है ना। इस तरह से इसको अपन समझ सकते हैं ना। केवल ये इतना सा नहीं होता, इसकी लंबी चौड़ी इसकी स्ट्रक्चर होती है। और ये H3IN, आईएन का मतलब इंडिकेटर आयन से है हमारा ना। तो ये इस फॉर्म में ये रहता है इंडिकेटर, समझ में आया, ठीक है। और देखो अलग अलग पीएच पे ये अलग अलग आयन्स के रूप में रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं, है ना, जैसे ये एक इंडिकेटर आयन है H2IN, ठीक है, ये इंडिकेटर आयन है। और अगर पीएच अगर 8 है, अगर पीएच 8 के लगभग है तो उस कंडीशन में ये किस में कन्वर्ट होता है? इस आयन में, ठीक है। और अगर इससे भी ज्यादा अगर मैं पीएच बढ़ा दूं, इससे भी ज्यादा अगर मैं पीएच बढ़ा दूं, उस कंडीशन में ये जो इंडिकेटर है ये प्रेजेंट रहता है इंडिकेटर 3- आयन के रूप में, है ना। तो अलग अलग पीएच पे ये अलग अलग आयन्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें पता है, ठीक है, हमने देखा है। देखो पीएच 8 के नीचे इसका जो कलर होगा वो होगा रेड, और पीएच 8 के ऊपर इसका जो कलर होगा वो होगा ब्लू, ठीक है। और 12 से ऊपर अगर इसकी पीएच जाती है तो उस कंडीशन में ये जो इंडिकेटर है इसका कलर क्या होगा? रेड, ऑरेंज। इस इंडिकेटर का कलर क्या होगा? रेड, ऑरेंज, ठीक है। तो हमने क्या देखा? एक इंडिकेटर है कैल्मेजाइड, ठीक है, अलग अलग पीएच पे अलग अलग आयंस के रूप में एग्जिस्ट करता है। और इनका जो कलर है वो भी क्या होता है? अलग होता है ना। पीएच के हिसाब से इसका कलर चेंज हो रहा है। पीएच 8 से नीचे इसका कलर क्या है? रेड है। पीएच 8 से 11 या 12 तक इसका कलर क्या रहता है? ब्लू रहता है। और 12 से ऊपर इसका जो पीएच है वो क्या हो जाता है? रेड, ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। अलग अलग पीएच भी इसका कलर अलग शो हो रहा है, समझ में आया, ठीक है। अब मान लो मैं ये इंडिकेटर में यूज में लेना चाह रहा हूँ, ये जो इंडिकेटर है इसको मैं अपनी टाइट्रेशन में यूज में लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये कॉनिकल फ्लास्क है और इस कॉनिकल फ्लास्क में मेरे पास मेटल आयंस का एक सॉल्यूशन है। ये जो मेटल आयन सॉल्यूशन मेरे पास है इसमें मैंने ऐड किया इंडिकेटर कैल्मेजाइड, ठीक है। तो जैसे ही मैं मेटल आयन सॉल्यूशन में इंडिकेटर यूज में लूंगा कैल्मेजाइड, तो यहाँ पे एक मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, धातु सूचक संकुल का यहाँ पे निर्माण होगा, ठीक है। ये जो धातु सूचक संकुल है मैंने अभी आपको बताया कि ये कलर कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, रंगीन संकुल यहाँ पे ये बनेगा। और यहाँ पे इस स्पेसिफिक जो रिएक्शन है इसमें इसका कलर क्या होगा? मेटल कॉम्प्लेक्स का इसका कलर होगा रेड। यानी कि कैल्मेजाइड के साथ मेटल आयन, मान लो कैल्शियम आयन है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा कैल्शियम और कैल्मेजाइड का, इस कॉम्प्लेक्स का कलर होगा क्या होगा? रेड कलर। इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा? रेड कलर, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा? टाइट्रेशन परफॉर्म करूंगा। और टाइट्रेशन के बाद में जैसे ईडीटी अगर मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स के साथ में ईडीटी की एक रिएक्शन होगी, वापस से वही चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया कॉम्प्लेक्स बनेगा मेटल ईडीटी का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और साथ में जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे फ्री होगा, है ना। अब ये अपन ने देखा कि एंड पॉइंट पे जो कलर आता है वो फ्री इंडिकेटर की वजह से आता है। किसकी वजह से? फ्री इंडिकेटर की वजह से कलर आएगा। तो फ्री इंडिकेटर का कलर क्या है? तो मैंने कहा 8 से नीचे इसका कलर है रेड, है ना, 8 से 12 के बीच में कलर है ब्लू, और
12 के ऊपर इसका कलर है रेड और ऑरेंज। ठीक है, तो अगर मान लो मैं 3 कंडीशन लेके चलता हूं, अगर पीएच जो है वो 8 से नीचे है, पीएच क्या है 8 से नीचे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो फ्री इंडिकेटर है इसका कलर एंड पॉइंट पे क्या शो करेगा, रेड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स का जो कलर था वो भी रेड था, यानी कि एंड पॉइंट से पहले कलर क्या था, रेड था, एंड पॉइंट के बाद भी कलर क्या हो रहा है, रेड हो रहा है, तो क्या अपने को एंड पॉइंट का पता चलेगा क्या, तो हम ये कहेंगे कि इस पीएच पे अपन एंड पॉइंट का क्लियर डिटेक्शन अपन नहीं कर सकते, तो यानी कि ये पीएच इसके लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन अगर मैं यहां पे लेके चलूं कि जो पीएच है वो 8 से ऊपर है, पीएच जो है वो 8 से ऊपर है, 8 से 12 है ना, 8 से 12 के बीच में इसका जो कलर है वो क्या है, एंड पॉइंट पे जो कलर आता है वो क्या आएगा, ब्लू आएगा। एंड पॉइंट पे जो कलर आएगा वो क्या आएगा, ब्लू आएगा। 8 से 12 अगर मैं पीएच रखता हूं ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एंड पॉइंट से पहले रेड कलर था, एंड पॉइंट के बाद में ब्लू कलर आ रहा है, तो ये तो सही बात है ना, एंड पॉइंट अपने को अच्छे से दिख जाएगा कि रेड और ब्लू में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ना, आंखों से अपन इसको अच्छी तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये पीएच रेंज अपन इसके लिए यूज में ले सकते हैं ना। ठीक है, तो भी अपन है ना, अपन सावधानी के लिए ना इसको 8 से 12 नहीं लेते, इसको 9 से 11 ही रखते हैं। ठीक है, इसको क्या रखते हैं, 9 से 11 इसके लिए सुटेबल पीएच मानी जाती है। और तीसरी कंडीशन अगर मैं आपको और बताऊं कि अगर पीएच जो है वो 12 से ऊपर है, पीएच जो है 12 से ऊपर है, तो 12 से ऊपर जो पीएच है उस कंडीशन में इंडिकेटर का कलर कैसा होगा, रेड, ऑरेंज, लाल नारंगी कलर। तो अब मुझे बताओ कि एंड पॉइंट से पहले कलर क्या था, रेड था, और एंड पॉइंट के बाद कलर क्या आ रहा है, रेड, ऑरेंज। तो क्या इस कलर में अपन अपनी खुली आंखों से क्या अंतर पता लगा पाएंगे कि कब की ये रेड से रेड ऑरेंज हो गया, नहीं। तो इस कंडीशन में ना, पहले वाली कंडीशन जब पीएच 8 से कम है और जब पीएच 8 से 12 है, उस कंडीशन में एंड पॉइंट का क्लियर डिटेक्शन अपन नहीं कर पाएंगे, एंड पॉइंट क्लियरली पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कलर चेंज तो हो रहा है लेकिन कलर चेंज को अपन अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, है ना। रेड से रेड हो गया, नहीं पता लगा पाएंगे आंखों से कब क्या हुआ, नहीं पता चल सकता, है ना। रेड से रेड ऑरेंज हो गया तो भी अपनी अपनी आंखों से पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो पीएच रेंज है 8 से कम और 12 से ज्यादा, ये इस इंडिकेटर के लिए सुटेबल नहीं होगी। तो फिर सुटेबल कौन सी होगी, ये वाली 9 से 11, ये जो पीएच है, क्योंकि उस कंडीशन में इंडिकेटर का कलर होता है ब्लू और मेटल और इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स का कलर होता है रेड, तो रेड और ब्लू में अपन आसानी से पता लगा सकते हैं कि एंड पॉइंट आ गया है। समझ में आया। तो इस तरह से जो पीएच की जो रेंज है वो इनको अफेक्ट करती है ना। ठीक है, तो पीएच के अनुसार ये इस तरह से कलर चेंज होता है जो मैंने आपको बता दिया। धातु सूचक जो संकुल है सामान्यतः लाल कलर का होता है, और उपयुक्त जो इनके लिए जो पीएच है वो होती है 9 से 11। ठीक है, ये अपन अच्छी तरह से यहाँ पे देख लिया। अब अपन इसमें आगे मूव करते हैं। ठीक है, कलर चेंज किस प्रकार से होता है, जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट था अपना कि एंड पॉइंट पे ये कलर किस तरह से चेंज करते हैं या कौन सा कलर इनका चेंज होता है वो अपन देख लेते हैं। एरिक्रोम ब्लैक टी को अपन अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ा भी अपन ने। इसके लिए उपयुक्त जो पीएच की रेंज है वो 7 से 11 है, और एंड पॉइंट से पहले वाइन रेड कलर होता है, एंड पॉइंट के बाद में नीला कलर हो जाता है। समझ में आया। म्यूरेक्साइड भी अपन ने देखा है। उपयुक्त जो पीएच की रेंज है वो 6 से 13 अपन ले सकते हैं, है ना। अंतिम बिंदु से पहले कलर इनका गुलाबी होता है और अंतिम बिंदु पे इनका कलर बैंगनी होता है। ठीक है, कैल्मेजाइट का जस्ट अपन ने देखा 9 से 11 उपयुक्त इनकी पीएच है, और अंतिम बिंदु से पहले कलर लाल होता है और अंतिम बिंदु के बाद जो कलर होता है वो होता है नीला। ठीक है, क्योंकि 9 से 11 पीएच रेंज में इंडिकेटर का कलर अभी अपन ने देखा नीला होता है, इस वजह से। ठीक है, जाइलिनॉल ऑरेंज जो है ये इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर है ना। 3 अलग अलग मैंने यहाँ पे पीएच रेंज इसकी लिखी है, और भी हो सकती है। ये जो 3 अलग अलग जो पीएच रेंज है ये अलग अलग मेटल्स के लिए है ना। जैसे अगर मैं बात करूं बिस्मथ जो है, बिस्मथ एक मेटल है, अगर मुझे इसका डिटेक्शन करना है तो इसके लिए मुझे इसकी पीएच रखनी पड़ेगी 1 से 3। जाइलिनॉल ऑरेंज अगर मैं इंडिकेटर अगर मैं काम में ले रहा हूं तो इसके लिए मुझे इसकी जो पीएच रेंज है वो 1 से 3 के मध्य रखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स के लिए ये डिफरेंट तरह से वर्क करता है। समझ में आया।
ठीक है। हाँ, और जो एंड पॉइंट से पहले जो कलर होगा वो होगा लाल, और एंड पॉइंट पे जो कलर होगा वो क्या होगा, पीला कलर। अच्छे से दिख सकता है अपने को, लाल पीले में तो अंतर पता चलता है ना। मेथिल थाइमोल ब्लू जो है, मिथाइल थाइमोल जो ब्लू है, इसकी जो पीएच रेंज होगी वो 9 से 11 होगी, और एंड पॉइंट से पहले जो कलर होगा वो होगा नीला, और एंड पॉइंट पे जो कलर होगा वो होगा पीला। ठीक है, इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स है ना, सारे नहीं है, सारे यहाँ पे नहीं लिए, हमें तो कुछ से मतलब है ना, सबसे मतलब नहीं है। ठीक है, अब एक दो इंडिकेटर है जिनके बारे में अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जैसे ईबीटी है, एरिक्रोम ब्लैक टी है, हालांकि खूब सारा अपन इसके बारे में देख लिया। ठीक है, एरिक्रोम ब्लैक टी जो है मेनली कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक आयंस के डिटर्मिनेशन में या इनके एस्टिमेशन में काम आता है, इनके निर्धारण करने के लिए, इनकी सांद्रता का निर्धारण करने के लिए अपन इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, उपयुक्त जो पीएच रेंज है वो 7 से 11 होती है ना। ये जो कंपाउंड से एजो डाई कंपाउंड होते हैं, रंजक होते हैं, ये तो अपन स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि इंडिकेटर्स जो है वो डाइज होते हैं, लेकिन इनमें डाइज में कौन से, डाई एजो यौगिक, कौन से, डाई एजो यौगिक। डाई एजो यौगिक कौन से होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है उसको डाई एजो कहते हैं अपन, डाई एजो यौगिक जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये सामान्यतः डाई होती है। ठीक है, अगर इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, है ना, एरिक्रोम ब्लैक टी की अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे OH होता है। ठीक है, और ये SO3 और सोडियम आयन यहाँ पे। ठीक है, इस आयन के रूप में ये रहता है, सल्फाइड आयन। स्ट्रक्चर को अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है वो डाई एजो यौगिक होते हैं, डाई एजो यौगिक, और डाई एजो यौगिक जो होते हैं वो डाई की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को अपन सोलोक्रोम ब्लैक के नाम से भी जानते हैं। एक इंडिकेटर के बारे में अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं, म्यूरेक्साइड के बारे में, है ना। म्यूरेक्साइड जो है वो परप्यूरिक एसिड है, उसका अमोनियम साल्ट होता है, परप्यूरिक एसिड का अमोनियम साल्ट, इसको अपन अमोनियम परप्यूरेट भी कहते हैं, अमोनियम परप्यूरेट भी इसको कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम, निकिल, कोबाल्ट और कॉपर, ये कुछ आयन्स है जिनके डिटेक्शन के लिए अपन इसको यूज में लेते हैं, है ना। जैसे अगर अपने को दोनों आयन्स चाहिए साथ में, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो उस कंडीशन में अपन ईबीटी को साथ में यूज में लेते हैं, क्योंकि ईबीटी दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन अगर अपने को सिर्फ कॉम्प्लेक्स का डिटेक्शन करना, केवल कैल्शियम आयन का डिटेक्शन करना है, तो उस कंडीशन में अपन म्यूरेक्साइड यूज में लेते हैं, क्योंकि म्यूरेक्साइड सिर्फ कैल्शियम के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मैग्नीशियम के साथ में नहीं बनाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम है, निकिल आयन है, कोबाल्ट आयन है और कॉपर आयन है, इनके निर्धारण के लिए अपन ये इंडिकेटर यूज में लेते हैं। पीएच रेंज जो होती है वो 9 से 11 होती है, और स्ट्रक्चर लिखने से कोई मतलब नहीं है, लंबी चौड़ी इनकी स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन रटे, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो अपने पूरा अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, और 3 वीडियो में अपने देखा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में, दूसरे में हमने देखा टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक आयन कितने प्रकार की होती है, और तीसरा ये जो है थ्योरी ऑफ मेटलोक्रोम इंडिकेटर्स, ये अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।